Hi everyone, welcome to Synopsis IAS. I am Deepika and today we are doing a new lecture for the GS4 series, that is Ethics. If you want to register for the course, you can visit the details over here on the website. So यहाँ पे आप सारी details देख सकते हैं. It is included in the GS Mains Classroom course and also in the GS Mains Test series. If you like the course, you can register for it. So start करते हैं आज का lecture. ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 3 पार्ट्स में कि उसका क्या स्टेटस है, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स फॉर एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सम इश्यूज, सम प्रॉब्लम्स. ऑल्सो वी हैव स्टडीड लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस, इन सब में क्या डिफरेंस होता है एंड व्हाट इज़ कॉन्साइंस, हाउ इट प्लेज इट्स रोल एंड एवरीथिंग. सो आज का लेक्चर है एथिकल गवर्नेंस का टॉपिक जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, उसी को फर्दर बिल्डअप करेंगे. सो व्हाट आर द थिंग्स विच स्ट्रेंथन दीज इश्यूज़ या दीज वैल्यूज़. ठीक है, एथिकल और मॉरल वैल्यूज़ आप गवर्नेंस में कैसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. देन वील स्टडी समथिंग अबाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस एट द एंड विल ऑल्सो स्टडी सम इश्यूज़ रिलेटेड टू इंटरनेशनल एथिक्स एंड क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है इंटरनेशनल एथिक्स मेंटेन करने में एंड सम थ्योरीज रिलेटेड टू दैट. सो लेट्स बिगिन द लेक्चर. देखो, सबसे पहले हम एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज़ को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं गवर्नेंस में. ठीक है, अब हम बेसिक तरीके से सोचेंगे कि अगर हमने इस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं सुना हुआ है एंड हमने कोई थ्योरी नहीं पढ़ी हुई है तो हम क्या लिखेंगे अपने आंसर में. ठीक है, तो आप अपने आइडियाज़ लाइए, मतलब बेसिक व्हाट डू यू थिंक कि आपके हिसाब से ऐसी कौन सी चीज़ें हो सकती हैं. तो ये वैल्यूज़ कैसे इंस्टॉल किए जा सकती हैं, कैसे आप एथिकल किसी को बना सकते हो. आप लीडरशिप रोल दो. ठीक है, सो व्हेन यू प्रोवाइड लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ टू पीपल, सो दोज पीपल डेवलप कमिटमेंट. उनको रहता है ऑनेस्टी होनी चाहिए, और जो फॉलो करते हैं उनको कि उनके लिए हमेशा यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल, तो यू लीड बाय एग्जाम्पल. ठीक है, सो दीज काइंड ऑफ वैल्यूज डेवलप व्हेन यू पुट सम पीपल इन द लीडरशिप रोल्स. ठीक है, इसी तरीके से वर्किंग एनवायरनमेंट. आपका वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, इफ इट गिव्स यू फेयर अपॉर्चुनिटीज़. ठीक है, सबके लिए सेम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एवरीबडी हैज़ इक्वल चांस ऑफ डेवलपमेंट एंड मेरिट को रिकॉग्नाइज किया जाता है. ठीक है, सो उससे भी आपका एथिकल फ्रेमवर्क जो है वो इम्प्रूव होता है. नेक्स्ट इज़ वर्केबल कोड ऑफ कंडक्ट, कि आपके जो कोड ऑफ कंडक्ट है यानी कि किस तरीके से आपको बिहेव करना है, व्हाट पॉलिसीज़ व्हाट प्रोसीजर्स यू हैव टू फॉलो. सो इफ़ दैट थिंग इज़ वर्केबल इन ऑल द पीपल यू आर वर्किंग विद, ठीक है, सो देन इट विल इम्प्रूव द एथिकल वैल्यूज़ इन योर ऑर्गेनाइजेशन. फिर आते हैं हमारा प्रोफेशनल सोशलाइजेशन. सोशलाइजेशन क्या होता है कि आप अपने प्रोफेशनल स्फेयर में या फिर द वर्क प्लेस वेयर यू गो एवरी डे, वहाँ का हाउ डू यू इंटरेक्ट विद पीपल. ठीक है, सोशलाइजेशन मतलब आप लोगों से, अपने आसपास का जो सोशल एनवायरनमेंट है, हाउ डू यू कीप दैट अप एंड कैसे आप बात करते हो लोगों से, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास डेवलप करने के लिए. ठीक है, एंड हाउ ओपन डोर पॉलिसी इज़ देयर, कि आपको अगर अपने बॉस से बात करनी है या अपने सीनियर से बात करनी है तो आप कितनी ईजिली जा सकते हो, क्या एक्सेसिबिलिटी है. ठीक है, एंड आपका ट्रेनिंग मैकेनिज्म्स कैसे है वहाँ पे, कि वट एवर वर्क यू आर डूइंग आपको उसके लिए कितना ट्रेन किया जा रहा है, कितना सपोर्ट मिल रहा है. ठीक है, सो ये सब चीज़ें आपकी वैल्यूज़ डेवलप करती हैं. अगर ये मिसिंग होती है सो देन यू टेंड टू बी मोर करप्ट या फिर यू टेंड टू बी मोर अनएथिकल, जिससे आप सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते हो. ठीक है, सो दीज थिंग्स आर समथिंग विच हेल्प यू इन डेवलपिंग एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज़. एक और चीज़ होती है रिस्क रिव्यू एंड कंट्रोल्स. इसका क्या होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जो बहुत ज़्यादा रिस्की होती हैं, यानी कि जिनमें इन्वॉल्व होते हैं कुछ इनबिल्ट रिस्क होते हैं. ठीक है, जैसे कि आप टैक्स बेस्ड चीज़ें ले लो या फिर कुछ इंटरनल कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं. ठीक है, या डेटा होता है, डेटा में बहुत रिस्क होता है लीक होने का. ठीक है, तो वहाँ पे आपको कंट्रोल सेटअप करने हैं, वहाँ पे आपको रिस्क रिव्यू वगैरह अरेंज करने हैं. दैट मीन्स कि इस सेक्शन से या इस एरिया से कोई रिस्क तो नहीं है. ठीक है, अगर ये सब चीज़ें इन प्लेस होंगी देन यू कैन मेक श्योर कि आपका जो वैल्यू सिस्टम है, जो एथिक्स है, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे. ठीक है, गवर्नेंस अल्टीमेटली क्या होता है कि आप कैसे सर्विस डिलीवरी कर रहे हो. ठीक है, एंड इफ़ यू आर डूइंग दैट विद मॉरल प्रिंसिपल्स एंड इफ़ यू आर डूइंग दैट विद एथिक्स, सो दैट मीन्स you have strong system of ethics in your governance. The next is OECD ने इस चीज़ से रिलेटेड क्या रिकमेंडेशंस दिए हैं. उन्होंने भी कुछ बोला है कि आप कैसे अपने एथिकल फ्रेमवर्क को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो. उन्होंने बोला है कि जो भी आपके स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी आपने अपनी कंपनी के लिए एथिकल स्टैंडर्ड्स बिल्टअप कर रखे हैं, वो बहुत क्लियरली मेंशन होने चाहिए, यानी कि सबको पता होना चाहिए दैट व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ देम. उनके लिए क्या करना सही है क्या नहीं है, ये बहुत ही क्लियरली मेंशन होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट इज कि आपका जो लीगल फ्रेमवर्क है, यानी कि जो भी लॉज है, उसमें एथिक्स रिफ्लेक्ट होना चाहिए, यानी कि आपके लॉज के अंदर इनहेरेंटली ये चीज़ दिखनी चाहिए कि यू फॉलो द मॉरल प्रिंसिपल्स. ठीक है,
द नेक्स्ट इज कि एथिकल गाइडेंस जिसकी आप बात कर रहे हो वो पब्लिक सर्वेंट्स को अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई खुद से एथिकल बन जाएगा, अगर आप उनको उस तरीके से गाइड करोगे जो भी उनके एक्शंस हैं, ठीक है, सो देन ओनली दे कैन बिकम एथिकल। सो दैट गाइडेंस शुड बी अवेलेबल टू देम, चाहे अब वो ट्रेनिंग मॉड्यूल से हो या फिर किसी बडी सपोर्ट से हो, ठीक है, या सीनियर्स से बातचीत करने से हो, डायलॉग हो, मीटिंग्स हो, सेमिनार्स हो, किसी भी तरीके से आप अवेयर कराइए, बट दैट शुड बी अवेलेबल टू द पब्लिक सर्वेंट्स। देन पब्लिक सर्वेंट्स को अपने राइट्स और ऑब्लिगेशंस के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज दैट, वाई इज दैट इम्पॉर्टेंट? बिकॉज राइट्स तो सबको पता होते हैं, बट यूजुअली पीपल फॉरगेट देयर ऑब्लिगेशंस। उनको ये नहीं पता होता कि उनके लिए क्या उनकी ड्यूटी है, ठीक है, क्या उनको करना चाहिए दूसरों के लिए। तो अपने ऑब्लिगेशंस पता होना भी ज़रूरी होता है, तभी आप एथिक्स मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। द नेक्स्ट इज पॉलिटिकल कमिटमेंट टू एथिक्स रीइंफोर्समेंट, यानी कि जो पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट है उस एरिया का लगा लो या व्हाटएवर, अगर हम पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सो उसमें आपका एथिकल चीज़ इनबिल्ट होना चाहिए। मतलब दैट कमिटमेंट शुड री इन्फोर्स दैट यू सपोर्ट मॉरल वैल्यूज़, ठीक है। सो पॉलिटिकल कमिटमेंट टू एथिक्स शुड बी री इन्फोर्स टाइम एंड अगेन। द नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग जो है वो आपकी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और ओपन टू पब्लिक होनी चाहिए, यानी कि कोई भी उसको चैलेंज कर सकता है, दे कैन इवन क्रिटिसाइज इट, एंड ऑल्सो इट शुड बी डन इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर। क्लियर गाइडलाइंस होनी चाहिए कि आपको कैसे इंटरैक्ट करना है, ठीक है, कैसे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स आपस में इंटरैक्ट करेंगे, कैसे एथिक्स जो है वो मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। सो दैट शुड ऑल्सो बी क्लियरली लेड डाउन। सो OECD अल्टीमेटली क्या बोलता है कि सब कुछ बहुत ही क्लियर तरीके से आप बता दो और गाइडेंस वगैरह अवेलेबल कराओ लोगों को, एंड ऑल्सो पीपल शुड नो कि उनके ऑब्लिगेशंस क्या हैं, ठीक है। सो दीज काइंड ऑफ रिकमेंडेशंस यू कैन मेंशन इन योर आंसर्स। जब भी आप ARC या OECD इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस या वर्ल्ड बैंक इनको आप मेंशन करते हो, सो वो आपको हमेशा बेटर मार्क्स फेच करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट और क्या बोला OECD ने? उन्होंने बोला कि जो मैनेजर्स वगैरह है जिनको लोग देखते हैं या जिनके अंडर लोग काम करते हैं, दे शुड डिमॉन्स्ट्रेट एथिकल कंडक्ट, मतलब उनका कंडक्ट खुद का एथिकल होना चाहिए, तभी पीपल विल फॉलो देम, ठीक है। उनको लीड करना है बाय एग्जाम्पल। देन मैनेजमेंट पॉलिसीज़ वगैरह, उसमें भी आपका एथिकल कंडक्ट दिखना चाहिए, ठीक है। देन पब्लिक सर्विस कंडीशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सब चीज़ें जो है कि आपको अपने HR को कैसे मेंटेन करना है, हाउ डू यू नीड टू मैनेज योर पीपल जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ एंड एवरीबडी, ठीक है, एंड किन सर्विस कंडीशंस में वो काम कर रहे हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों में भी आपका एथिकल कंडक्ट आपको प्रमोट करना है। इसका क्या मतलब है कि एम्प्लॉयज़ आपस में किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, what kind of conditions you are providing them, कोई एक्सप्लॉइट तो नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं वो आपका एथिकल कंडक्ट शो करती हैं। देन अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स होने चाहिए, कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो मैं लास्ट लेक्चर में आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ कि आपकी जवाबदेही, यानी कि हूसोएवर पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजंस, ठीक है, जो भी आप एक्शंस या डिसीजंस ले रहे हो उसके लिए कोई बंदा अकाउंटेबल होता है, वो किस तरीके से चेक की जाएगी अकाउंटेबिलिटी, वो मैकेनिज्म्स बहुत क्लियरली मेंशन होने चाहिए। देन सैंक्शन वगैरह का भी अरेंजमेंट होना चाहिए, मैकेनिज्म होना चाहिए कि अगर कोई भी मिसकंडक्ट होता है या कोई गलती होती है, देन हाउ विल यू डील विद इट, ठीक है, कौन से सैंक्शंस लगाए जाएंगे, कौन सी पेनल्टीज़ लगाई जाएंगी, ये सब क्लियरली मेंशन होना चाहिए। सो ये OECD की कुछ रिकमेंडेशंस है कि आप एथिकल गवर्नेंस को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। सो दैट यू कैन रिमेंबर एंड इवन यूज़ इन योर आंसर्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसी में, कि क्या टूल्स हैं जिसके बारे में हम बात करें। हमने बोला कि आपको स्ट्रेंथन करना चाहिए एंड इस तरीके से आप कर सकते हो या ऐसे ऐसे आपको करना है, बट अब टूल्स भी होते हैं कुछ, ठीक है, लाइक व्हाट आर द वेज यू कैन यूज़ टू एक्चुअली पुट दैट थिंग इन एक्शन, ठीक है। अभी रिस्क रिव्यू की मैंने ऊपर बात की थी। रिस्क रिव्यू क्या होता है कि कुछ ऐसे एक्शंस या कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जो बहुत कॉन्फिडेंशियल तरीके से किए जाने चाहिए, ठीक है, जिनमें कुछ रिस्क इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको कुछ रिव्यू मैकेनिज्म्स लगाने पड़ते हैं सो दैट रिस्क इज़ नॉट एक्सप्लॉइटेड, ठीक है, उस रिस्क की वजह से आपको बहुत ज़्यादा लॉस ना हो। तो इसी तरीके से उन्होंने बोला कि रिस्क रिव्यू मैकेनिज्म होना चाहिए कि ऐसे एरियाज़ को आप आइडेंटिफाई करो जहाँ पे एथिकल मिसकंडक्ट हो सकता है, एथिकल कन्फ्लिक्ट और वो हो सकते हैं, अराइज हो सकते हैं। जैसे कि अब हम बात करें, मैं KPMG में थी, ठीक है, सो वहाँ पे रिस्क रिव्यूज़ होते थे बिकॉज वहाँ पे बहुत सारा डेटा जो है कॉन्फिडेंशियल डेटा, हमें बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स का डेटा हमें मिलता था, ठीक है, कि वो कैसे अपने अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, कितना उनका सेल हो रहा है, कितना सब कुछ हो रहा है। सो हाउ विल
सो उन अकाउंट्स को हम लोग लीक नहीं करें, ठीक है, बिकॉज वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डेटा है। इसके लिए हमारे लिए स्पेशल ट्रेनिंग्स हुआ करती थी, हमसे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए जाते थे कि अगर कुछ भी चीज़ आउट होती है सो वी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एंड वी कैन इवन बी स्यूड लीगली, ठीक है। सो उस तरीके की चीज़ें आती हैं रिस्क रिव्यू में। तो आपको ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई करने होते हैं जहाँ पे रिस्क है एंड देन आप उसके लिए पर्टिकुलर मैकेनिज्म्स बनाते हो उस रिस्क को रिव्यू करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज कंट्रोल। कंट्रोल आप कैसे ला सकते हो? बेसिकली ये वही है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि कोई चीज़ ख़राब हो जाने से पहले ही उसे प्रिवेंट कर लो, एज इन आप कुछ ऐसे कंट्रोल बीच में डाल दो कि जिसकी वजह से वो चीज़ हो ही ना, ठीक है। आप उस कंडीशन में पहुंचो ही नहीं कि आपको लॉस बेयर करना पड़े, ठीक है। तो कैसे कंट्रोल आ सकता है या कंट्रोल में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं कि आप पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स वगैरह बहुत क्लियरली मेंशन कर दो, ठीक है, दीज आर आर पॉलिसीज़ एंड अगर इसका कुछ भी ब्रीच होता है सो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। यू सेट अप अ कंट्रोल, इसका मतलब क्या है कि आप चेक्स एंड बैलेंसेज लगा देते हो, ठीक है। एवरीथिंग इज क्लियरली मेंशन कि आप ये कर सकते हो एंड ये नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो दीज आर द कंट्रोल्स दैट आर पुट इन प्लेस। सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड ओवरसाइट, इसका क्या मतलब है कि आपकी कुछ होती हैं ड्यूटीज़, यानी कि आपको ये काम करने हैं, ठीक है, ये आपके ऑब्लिगेशन है। और ओवरसाइट मतलब कोई जगह पे आपको सुपरविजन भी करनी होती है, ठीक है, कहीं पे आप बॉस होते हो और कहीं पे आपको काम करना होता है। सो द पॉइंट इज कि ये दोनों चीज़ें मिक्स अप नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बॉसी एटीट्यूड दिखा रहे हो बट यू आर नॉट डूइंग व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू, ठीक है, या फिर आप सिर्फ काम कर रहे हो एंड जहाँ पे आपको चीज़ें मैनेज करनी है, सुपरवाइज करनी है, आप वो भी नहीं कर रहे हो। इससे सेपरेशन होना चाहिए प्रॉपरली एंड देन ओनली आप एथिकल जो कंडक्ट है उसे मेंटेन कर सकते हो। देन व्हाट इज नेक्स्ट? मॉनिटरिंग वगैरह होनी चाहिए। मॉनिटरिंग कैसे कर सकते हो? आप ऑडिट वगैरह करा लो, ठीक है, कि आपके जो भी अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं आप एक लीगल ऑडिटर से उसे इंस्पेक्ट करा लो एंड देन यू गेट इट साइन। उससे क्या होता है कि आपकी कंपनीज की क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। द नेक्स्ट इज एंड उस चीज़ से आपका इन्वेस्टमेंट पे भी फ़र्क पड़ता है। रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स होते हैं कि आपको कुछ रिपोर्ट सबमिट करनी है। देन ऑल्सो इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट एक्शन, ये ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, दीज काइंड ऑफ वर्ड्स यू कैन यूज़ एवरीवेयर इन एथिक्स, ठीक है। हर तरीके को, हर चीज़ को अगर आप ट्रांसपेरेंट तरीके से करोगे सो दैट विल मेक योर सिस्टम मोर एंड मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, ठीक है, ज़्यादा क्रेडिबिलिटी आ जाती है उस चीज़ में। और क्या मैकेनिज्म हो सकता है कंट्रोल और रिस्क रिव्यू के अलावा? सिविल सोसाइटी को एंगेज करो, ठीक है। अब सिविल सोसाइटी क्या होती है? सारे एनजीओज आ जाते हैं उसमें, इंटरनेशनल ग्रुप्स आ जाते हैं, देन इनफॉर्मल ग्रुप्स, ठीक है, कोई संगठन बन जाते हैं, इस टाइप की चीज़ें। मीडिया भी उसका पार्ट है, देन प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, फॉर्मल एंटिटीज़, ये सब इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। सिविल सोसाइटीज़ बेसिकली जो लोग उस चीज़ को ओवरसी करते हैं, ठीक है, जो लोग देख रहे हैं वो सब, जो स्टेक होल्डर्स है अल्टीमेटली। अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ कि अगर कोई एक्शन लिया जा रहा है तो उसके कौन स्टेक होल्डर्स है? सो अगर वो लोग एक्शन में आ जाएंगे सो दीज पीपल हेल्प यू टू मेंटेन योर एथिकल कंडक्ट, ठीक है, बिकॉज ये डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से होते हैं, यानी कि अलग अलग फील्ड से होते हैं, अलग अलग एक्सपर्टीज़ होता है इनका। सो दे ट्राई टू क्रिएट अवेयरनेस, लोगों में सेंसिटिविटी क्रिएट करते हैं कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है, एंड ऑल्सो दे प्रोवाइड अ वॉइस, ठीक है। अगर मान लो कोई फार्मर्स के अगेंस्ट कोई एथिकल मिसकंडक्ट हो रहा है तो उनको रिप्रेजेंट करने वाला कोई सिविल सोसाइटी से आ जाए, मतलब कोई संगठन है, किसान संगठन टाइप, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन कि दे विल मेक श्योर कि किसानों के अगेंस्ट कुछ गलत चीज़ ना की जाए। इसी तरीके से टीचर्स एसोसिएशन आ जाते हैं, स्टूडेंट्स एसोसिएशन हो जाती है, देन वी हैव मीडिया सब कुछ रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, इफ़ दैट इज़ अनबायस्ड। सो दीज काइंड ऑफ पीपल हेल्प यू टू क्रिएट अवेयरनेस एंड ऑल्सो प्रोवाइड यू वॉइस, ठीक है। वॉइस के बारे में हम ऑलरेडी बहुत बात कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। अब इंडिया में ऐसी चीज़ें अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहें तो क्या है, जैसे कि एक MKSS एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मजदूर किसान शक्ति संगठन, उन्होंने जन सुनवाई करके एक आंदोलन चलाया था, ठीक है। देन सिटीजन चार्टर मूवमेंट हो गई, देन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए मूवमेंट होती रहती है, इनके लिए कैंपेन करते हैं ये लोक सत्ता जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से NGOs जो है वो एनवायरमेंटल मूवमेंट करते रहते हैं। देन अन्ना हजारे ने वो किया था करप्शन मूवमेंट, एंटी करप्शन मूवमेंट, ठीक है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स कीप हैपनिंग एंड दे प्रोवाइड वॉइस टू द पीपल, एंड जो भी जिसका स्टेक होल्डर होता है, इससे क्या इंश्योर होता है कि आपका एथिकल गवर्नेंस जो है, ठीक है, जो आप सर्विस डिलीवरी कर रहे हो वो ज़्यादा एथिकल हो, उसमें वैल्यूज़ हो। नेक्स्ट इज इंटीग्रिटी पैक्ट्स। इंटीग्रिटी पैक्ट्स क्या होते हैं कि आप बेसिकली
कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लो कि कोई भी चीज़ गलत नहीं होगी। अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलरली बात करें, सेकेंड ARC ने क्या बोला है कि जो प्रोक्योरिंग एजेंसी होती है और जो बिडर होता है, ठीक है, अब कोई कॉन्ट्रैक्ट है, मान लो कोई आपको कोल ब्लॉक देना है या कोई भी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, कोई माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट देना है, तो एक तो होगी जो प्रोक्योर करने वाली एजेंसी यानी कि जो लेगी, ठीक है। द नेक्स्ट इज बिडर। तो बेसिकली क्या होगा कि बिडर ऐसा कोई भी काम ना करे जो इलीगल हो, यानी कि जो पब्लिक एजेंसी है जिसने वो अलॉट करनी है वो चीज़, उसको इलीगली ग्रेटिफाई कर रहे हैं, ठीक है, ब्राइबरी दे रहा है या बोल रहा है कि हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे कि आप हमें कॉन्ट्रैक्ट दो, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, सारे बिडर्स के पास एक सेम तरीके का चांस होना चाहिए जीतने का, ठीक है। एंड ऑल्सो देयर शुड बी अ फेयर प्ले, सो दैट इज़ व्हाट इज मेंट बाय इंटेग्रिटी पैक्ट्स। अगर आप इस तरीके के पैक्ट साइन कर लोगे पहले ही, तो आपका चांस कम रहेगा कि आप करप्शन हो उस चीज़ में, ठीक है, या इलीगल ग्रेटिफिकेशन हो। नेक्स्ट इज प्रिवेंटिव विजिलेंस, ठीक है। विजिलेंस भी कई जगह पे काम आती है कि आप इस तरीके से खुद ही चीज़ों को ध्यान में रखो, देखते रहो, मैकेनिज्म्स ऐसे डिवाइस करो कि चीज़ें गलत ना आ जाए, एथिकल मिसकंडक्ट ना हो। इसमें क्या होता है कि आप करप्शन का स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देते हो इन द लॉन्ग रन, अगर चीज़ें विजिलेंस में होती रहेंगी, ठीक है। यू नो दैट यू आर बीइंग वॉच्ड, ठीक है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो कभी भी आपका सरप्राइज ऑडिट हो जाता है, सरप्राइज इंस्पेक्शन हो जाती है, ठीक है, या फिर कैमराज इंस्टॉल्ड है वहाँ पे, तो यू विल ऑलवेज बी अवेयर कि मुझे गलत नहीं करना है एंड आई कैन बी कॉट, ठीक है। तो विजिलेंस मैकेनिज्म्स है वो भी करप्शन के चांसेस को रिड्यूस करते हैं। तो अगर आपको पता है कि इन प्लेसेस पे या इन लोगों में करप्शन होने के चांसेस हैं, मतलब सस्पेक्टेड एलिमेंट समझते हो आप, ठीक है। सो सस्पेक्टेड एंड करप्ट एलिमेंट्स का आप आइडेंटिफाई कर लो एंड उनके लिए मैकेनिज्म्स क्रिएट करो ताकि वो उस टाइप के लोग या उस टाइप के जहाँ जो एरियाज़ हैं या जो सेक्टर्स हैं जहाँ पे करप्शन हो सकता है वो वीड आउट हो जाए, यानी कि वो हट जाए, ठीक है। अब मेन टूल्स क्या रहे हमारे कि जो भी सस्पेक्टेड पर्सन है या जिनकी डाउटफुल इंटेग्रिटी मतलब दे कैन इवन गो करप्ट, ठीक है, वो अपनी उनका कोई पर्सनल वो नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, वट एवर दे से ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो दे विल डू इट, ठीक है। सो उनकी लॉयल्टी पे डाउट है, इंटेग्रिटी पे डाउट है, तो उनको अंडर वॉच रखो, उनको विजिलेंस में रखो एंड ऑल्सो यू मेक श्योर दैट ऐसा कुछ ना हो, ठीक है। सो सच ऑफिसर्स, डिज़ायरेबल मिडिल मैन जो भी बीच के लोग होते हैं, ब्राइबरी एंड ऑल जो करवाते हैं, ठीक है, उन चीज़ों को आप वॉच में रखो। सो इससे आप अवॉइड करोगे करप्शन का होना। विजिलेंस क्लियरेंस फ्रॉम द विजिलेंस कमिश्नर, ये सब सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है, कि जो विजिलेंस कमिश्नर है उससे क्लियरेंस ले लो, अपॉइंटमेंट ले लो एंड ऑल दैट, एंड एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न्स वगैरह आप फाइल करो, ठीक है। सो ये हो गया हमारा हाउ टू स्ट्रेंथन योर एथिकल गवर्नेंस। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल एथिक्स। सो दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इस पे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन बन सकता है कि इंटरनेशनल लेवल पे कैसे हमें एथिक्स फॉलो करना चाहिए, क्या हमारे मेन डायलेमा रहते हैं, क्या कंसर्न्स हैं, एंड स्पेशली इफ़ वी टॉक अबाउट टुडेज सिनेरियो, बहुत सारे इश्यूज वी आर ऑलरेडी फेसिंग, ठीक है। प्रोटेक्शनिज्म हमें बहुत अच्छे से देखने को मिल रहा है, ठीक है। वी कैन कोट द एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रेक्जिट एंड इवन ट्रम्प calling out of TPP and even Paris deal and all the things, ठीक है। even H1B वीज़ा के बारे में हम बात कर सकते हैं। so ये सब चीज़ें प्रोटेक्शनिज्म को प्रमोट करती हैं एंड इंटरनेशनल एथिक्स में सबसे मेन डायलेमा यही होता है कि नेशनल इंटरेस्ट को ज़्यादा सपोर्ट करें या फिर ग्लोबल इंटरेस्ट को सपोर्ट करें, ठीक है। सो स्टडी करते हैं इसके बारे में, पढ़ते हैं कुछ कि क्या लिखा हुआ है। सो इट सेज कि जो भी मेंबर्स हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के, ठीक है, या बाउंडेड कम्युनिटी का मतलब सिंपल है कि कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेट के, ठीक है, हाउ डू दे ट्रीट द आउटसाइडर्स, यानी कि अगर इंडिया में हम बात करें, हमारे इंडिया में हम आउटसाइडर्स को कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है, दैट विल शो आवर इंटरनेशनल एथिक्स। अगर वो लोग आ रहे हैं, वी ट्रीट देम नाइसली, वी प्रोवाइड देम अ गुड होस्ट एंड एवरीथिंग, ठीक है, तो दे विल से कि इंडिया इज़ अ वेरी एथिकल कंट्री। बट अगर हम किसी और कंट्री का एग्जाम्पल लें जहाँ पे आउटसाइडर्स को बहुत ही रेसिस्ट या सेक्सिस्ट रिमार्क्स मिलते हैं, दे आर नॉट ट्रीटेड वेल, सो उनके इंटरनेशनल एथिक्स पे डाउट किया जाएगा। सो दिस इज़ द वे यू ट्रीट अदर्स दैट डिफाइंस योर इंटरनेशनल एथिक्स, ठीक है। सो व्हाट डज इट डू? इट enables one to participate in shaping good international community, कि आप एक ओवरऑल इंटरनेशनल कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। जब सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एज इन आफ्टर ग्लोबलाइजेशन
हम एक इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करते हैं बिकॉज ग्लोबल लेवल पे सब लोग एक ही हैं, ठीक है. सो वी आर सो कनेक्टेड टू ईच अदर बाय टेक्नोलॉजी, बाय ट्रांसपोर्ट means and everything, ठीक है. सो वी टॉक अबाउट द होल कम्युनिटी, द बिग कम्युनिटी, जिसको हम इंटरनेशनल कम्युनिटी बोलते हैं, ठीक है. सो ये होती हैं आपकी इंटरनेशनल एथिक्स. सो जैसे हम एग्जांपल लें कि जब बहुत सारी यूएन की एजेंसीज हैं, व्हाट डू दे डू, वो उस तरीके के प्रिंसिपल्स प्रमोट करते हैं जो पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सो दे आर द यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, वो किसी एक कंट्री को फोकस नहीं करते हैं, ठीक है. So these are the things which help you to make a good international community, a bigger one. ठीक है. The next is moral standing. अब ये एक दो कोट्स हैं कुछ थिंकर्स के जो इसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो इस चीज़ के बारे में बोलते हैं, ठीक है. एक क्रिस ब्राउन करके हमारे थिंकर थे, उन्होंने बोला कि किसी भी सॉवरन स्टेट का मॉरल स्टैंडिंग, यानी कि व्हाट इज़ देयर एथिकल पर्सपेक्टिव, हाउ डू दे ट्रीट आउटसाइडर्स, उनका क्या मॉरल स्टैंडिंग है, दैट इज़ द मेन टॉपिक जो आपको डिस्कस करना चाहिए व्हेन एवर यू टॉक अबाउट इंटरनेशनल थ्योरी, ठीक है. सो इंटरनेशनल थ्योरी के बारे में आप जब भी बात करोगे, यू हैव टू टॉक अबाउट व्हाट इज़ द मॉरल स्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. ये क्रिस ब्राउन का थॉट है या स्टेटमेंट कह सकते हो, ठीक है. देन इसी तरीके से मेरविन फ्रॉस्ट एक थिंकर थे, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात की कि कब एक राइट टाइम है कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट को दूसरे स्टेट के मैटर्स में इंटरफेयर करना चाहिए, ठीक है, एंड इफ इट इज़ जस्टिफाइड और नॉट, और कब एक स्टेट वॉर के लिए जा सकता है, व्हेन शुड बी announce for war or not. So such questions should be discussed and should be given a particular shape. ये मेरविन फ्रॉस्ट जो है वो बोलते हैं, उन्होंने इस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में बात की है. सो ये सब चीज़ें हैं इंटरनेशनल एथिक्स को जो डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है, कि कब आपको वॉर करना है, कब नहीं करना है. अब हम देखते हैं फिलोसफिकल अप्रोचेस, यानी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल एथिक्स से रिलेटेड हैं और वो डिफ़ाइन करती है अलग अलग तरीक़ों से, यानी कि अलग अलग फ़िलासफ़ी से. अब मेजर डायलेमा क्या होता है, ठीक है, कि नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करो या ग्लोबल इंटरेस्ट को फॉलो करो. अब सम पीपल विल से कि ऑब्वियसली यू विल ऑलवेज फॉलो नेशनल इंटरेस्ट, की ग्लोबल तो आप बाद में देखोगे. बट नो, देयर आर ऑल्सो थ्योरीज जो बात करते हैं कि नहीं, आपको सब कम्युनिटीज़ को एक जैसे देखना चाहिए ना, आपको ग्लोबल इंटरेस्ट को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है. सो इस टाइप के फिलोसफीज़ हैं, कुछ अप्रोचेस हम डिस्कस कर लेते हैं. रियलिज्म क्या होता है. अब रियलिज्म इज़ द फर्स्ट अप्रोच, जिसका मतलब है कि भाई सिर्फ पावर ही पावर है, सब कुछ, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है. आप अपना मतलब देखो एंड बाकी चीज़ें जाए भाड़ में. ये होता है एथिक्स फ्री जोन. ये एथिक्स को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, दे डिनाई एनी रोल फॉर द शेयर्ड एथिक्स. वो बोलते हैं ऐसी कोई एथिक्स जैसी चीज़ नहीं होती है, एवरीथिंग इज़ पावर, ठीक है. व्हाट रियली मैटर्स इज़ पावर एंड नथिंग एल्स डज, ठीक है. सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ रियलिज्म. सो दे टॉक अबाउट एथिक्स फ्री जोन एंड वो बोलते हैं कि कोई रूल्स नहीं होते हैं ऐसे. अगर आपको कुछ डील करना है, आप बस अपने बारे में सोचो, पावर के बारे में सोचो, एंड एक्चुअली द एनार्की प्रिवेल्स. एनार्की मतलब नोबडी रूल्स, नोबडी इज देयर टू गाइड यू और टू टेल यू द रूल्स, ठीक है. सो ये अगर हम इस चीज़ का एग्जाम्पल लेना चाहें रियल लाइफ में, चाइनीज़ कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है. अब साउथ चाइना सी पे जो वर्डिक्ट आया था ICJ का, ठीक है, उन्होंने उसको साफ रिजेक्ट कर दिया. उन्होंने बोला हम नहीं मानेंगे चाहे कुछ भी हो जाए. सो दे ओनली सी अबाउट देयर बेनिफिट, दे ओनली सी कि कहाँ पे उनकी पावर पॉलिटिक्स वर्क कैसे करेगी, बस अपना मतलब कैसे निकलेगा, ठीक है. सो दिस इज़ चाइनीज़ एटीट्यूड. इसी तरीके से सेम वो ओबोर के बारे में बोलते हैं, वो अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, चाहे वो किसी की डिस्प्यूटेड टेरिटरी से जाए, कुछ मर्जी हो, उनको कोई मतलब नहीं है. उनका बस मेन यही है कि इन्वेस्टमेंट करते जाओ वल्नरेबल कंट्रीज़ में और उनको लोन देते जाओ, उनको डेट ट्रैप में डालते जाओ एंड अपना कब्जा जमाते जाओ. सो दैट इज़ हाउ दे आर डेवलपिंग अ बिग नेटवर्क इन द होल वर्ल्ड, ठीक है. देन नेक्स्ट इज 9 डैश लाइन के बारे में भी हमने बात की है बहुत बार कि साउथ चाइना सी में जो 9 डैश लाइन जिसको चाइना क्लेम करता है, उसमें मोर देन 80% ऑफ द एरिया चाइना के अंडर में आ जाता है, ठीक है. सो चाहे उसको कितना भी रिजेक्ट करो, बट चाइनीज से नो दिस इज़ आवर एरिया एंड हम ही करेंगे जो करेंगे, ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट इज़ रियलिज्म. नेक्स्ट इज आइडियलिज्म. आइडियलिज्म में क्या होता है, बिल्कुल आदर्श, ठीक है, यही आइडियल चीज़ है, यही आपको करना चाहिए. सो इसमें क्या कॉमन इंटरेस्ट की आप बात करते हो कि सबका इंटरेस्ट एक ही है, ठीक है. जैसे आप कह लो कि नेशंस हैं और उनके लिए पावर मे नॉट बी नेसेसरी, मतलब कि ठीक है मिल रही है तो इट्स ओके, बट दैट्स नॉट द ओनली थिंग यू फोकस अपॉन. यू फोकस ऑन द
कॉमन इंटरेस्ट कि सबका भला होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम वेलफेयर होना चाहिए ऑफ ऑल द कम्युनिटीज़। सो इसमें क्या होता है, एथिक्स, मोरालिटी, लॉज, लीगल सिस्टम्स, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि UN, WTO एंड इस टाइप की चीज़ें, IMF, ये सब जो है वो पूरे सारी कंट्रीज़ के बारे में सोचते हैं, ठीक है। ऑल्दो इनमें से भी कुछ बायस्ड हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, बट अभी हम जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो लीगल इंस्टीट्यूशंस, लीगल सिस्टम, लॉज, एथिक्स, ये सब फॉलो जब आप करते हो तो दैट अप्रोच इज आइडियलिज्म। एग्जाम्पल, इंडियन फॉरेन पॉलिसी। अब हम तो ऐसे ही करते हैं, हमारी सारी चीज़ में एथिक्स होता है, हमारी सारी चीज़ में मॉरल्स होते हैं। हम ऐसा नहीं होगा कि बस अपने बारे में सोचेंगे और दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। सो इंडिया हैज़ बिन गिविंग फंडिंग टू नेपाल फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है, लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड, बट अभी एट प्रेजेंट आप देख रहे हो कि नेपाल जो है वो टेरिटरी क्लेम्स बोल रहा है कि ये हमारी टेरिटरी आपकी नहीं है एंड ऑल दैट, ठीक है। और सबको पता है इसके पीछे चाइना बैकिंग है। So these kind of things keep happening. Indian foreign policy has always been driven by ethics and morals, ठीक है। हम totally law based चीज़ें करते हैं, इसी तरीके से WTO भी law based है। So that is about idealism. Next approach क्या हो सकती है इंटरनेशनल लेवल पे, कंस्ट्रक्टिविज्म। अब यहाँ आती है बात डोनाल्ड ट्रंप की, ठीक है। इसमें बात हम करते हैं कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, प्रोटेक्शनिज्म, इन सब चीज़ों की। भाई आप अपने नेशन के बारे में सोचो। इसमें क्या होता है कि कंस्ट्रक्टिविज्म अलाउज फॉर इन्फ्लुएंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटीज की, एक अपनी आइडेंटिटी आप क्रिएट करो, ठीक है, एंड दैट आइडेंटिटी इन्फ्लुएंसेस अदर थिंग्स। सो कोई भी नेशन अपनी सॉवरेंटी को हर्ट नहीं होने दे सकता, ठीक है। दे रेजिस्ट एनी थ्रेट, कोई भी अगर उनकी सॉवरेंटी को क्वेश्चन करेगा सो दे कैन रिवर्ट फॉर दैट थिंग। जैसे इंडिया भी बोल रहा है भाई आप हमारी सॉवरेंटी को रिस्पेक्ट करो, नेपाल को बोल रहा है, चाइना को बोल रहा है, जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है, इवन पाकिस्तान, अदरवाइज वी विल टेक एक्शन, ठीक है। सो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिविज्म इंडिया में भी आ रहा है अब, ठीक है। और चाइना ने तो अमेरिका ने तो ऑलरेडी कर ही लिया है, दे आर बिल्डिंग वॉल बना रहे हैं वो, आई थिंक मेक्सिको के वहाँ पे, ठीक है। देन और भी बहुत सारी चीज़ें, अमेरिका फर्स्ट एंड पेरिस डील से हट जाना, देन यूनेस्को से हट जाना एंड ये सब फंडिंग रोक देना। सो दीज थिंग्स अमेरिका इज़ डूइंग दीज डेज। सो दे से कि जो हमारे लिए ठीक है, जो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, वी विल डू दैट फर्स्ट। सिमिलरली यूके ने भी EU से इसीलिए एग्जिट लिया है कि दे थिंक कि यूके शुड ग्रो सेपरेटली, ठीक है, एंड इट कैन डू बेटर विदाउट EU। सो दैट्स ऑल अबाउट कंस्ट्रक्टिविज्म। इसमें क्या होता है कि एक कंट्री के पास क्रेडिबल इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। जैसे कि US की हम बात करें, US के पास अगर मान लो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा स्टेक है, कुछ वोटिंग पावर है, सो अपने हिसाब से डिसीजंस लेता है, ठीक है। सो दैट्स हाउ थिंग्स हैपन इन कंस्ट्रक्टिविज्म। फोकस इसमें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे ज़्यादा रहता है कि आप अपनी कंट्री के बारे में ज़्यादा सोचते हो एंड उसी हिसाब से आप वर्ल्ड लेवल पर डिसीजंस को शेप करते हो। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है WTO के लिए भी, US के लिए भी। US जो है वो सारी बिगर ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है, वर्ल्ड बैंक को, WTO को, इनफैक्ट UN को, इन सबको इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। सो इसी तरीके से हम P5 की बात करते हैं तो UNSC के डिसीजंस को वो इन्फ्लुएंस करते हैं। सो दीज थिंग्स रिफ्लेक्ट कंस्ट्रक्टिविज्म। तो इसके तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आज के सिनेरियो में, आप कोई भी मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट इज कॉस्मोपॉलिटनिज्म। इसका क्या मतलब है कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के बारे में ज़्यादा सोचोगे, ठीक है। अगर आपको चूज़ करने की बात आएगी तो आप अपना इंटरेस्ट नहीं देखोगे, आप इंटरनेशनल कम्युनिटी का पहले देखोगे। सो ऑल शुड कम टुगेदर, कि आप आ जाओ, सब मिलके काम करेंगे, सब मिलके हम रूल्स बनाएंगे, कोई पर्टिकुलर एक चीज़ का कोई रूल नहीं है, ठीक है। सो इट टॉक्स अबाउट ग्लोबल वैल्यूज़, इट टॉक्स अबाउट इंटरनेशनल एथिक्स, सबके लिए सेम वैल्यूज़ होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स की बात होती है एंड इक्वालिटी, ऑनेस्टी, ये सब चीज़ें जो होती हैं, ठीक है। सो देन इसमें क्या बोलते हैं कि मॉरली लॉफुल बिहेवियर है और वो एक कंट्री के बंदे के लिए वैसा ही होना चाहिए जैसे दूसरी कंट्री के बंदे के लिए, ठीक है। सो यू शुड हैव सच अ मैनरिज्म या सच कोड ऑफ कंडक्ट जो सबके लिए वैलिड है। आप ऐसे बिहेव करो जैसे आप दूसरों के साथ आप चाहते हो कि दूसरे आपके साथ वैसा बिहेव करें, ठीक है। सो दिस इज़ द पॉलिसी यू अप्लाई ओवर हियर। अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो एनवायरमेंटल नेगोशिएशंस आ जाते हैं, ठीक है। अब पेरिस डील हो गई या हम वियना कन्वेंशन की बात करें, हमने बहुत सारी चीज़ें एनवायरनमेंट में पढ़ी है, साइट्स कन्वेंशन, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो पूरे ग्लोब को अफेक्ट करती हैं। ओजोन पोल्यूशन सबसे बेस्ट एग्जांपल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है।
सो स्टॉकहोम कन्वेंशन। सो ये सब चीज़ें जो है वो एक ग्लोबल लेवल पे इंटरप्रेट की जाती है, देन नेगोशिएट भी उसी हिसाब से की जाती है कि सबका एक तरीके से बेनिफिट हो, एवरीबडी शुड कम टुगेदर टू टेक केयर ऑफ दैट थिंग। ठीक है, सो अभी हम क्लाइमेट चेंज के लिए भी वही बात करते हैं कि सबको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। तो दिस इज़ अबाउट दिस थिंग कॉस्मोपॉलिटनिज्म। नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ लाइफ, कि भाई सबकी लाइफ एक बराबर है, आप कैसे चूज़ कर सकते हो कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अपनी कंट्री के सिटीजन्स को बेनिफिट करने के लिए, वेलफेयर करने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दोगे, ऐसे नहीं करोगे। कोई सिचुएशन है कि तो हम तो इंडियंस को बचाएंगे और नहीं साउदीज़ को नहीं बचाएंगे या अमेरिकन को नहीं बचाएंगे। नो, दैट शुड नॉट हैपन। इक्वल प्रेफरेंस टू ऑल द ह्यूमन्स। ठीक है, ये बात कर, ये इक्वालिटी ऑफ लाइफ, ये इस अप्रोच में ऐसा होता है, बट ये बहुत ही कम लोग फॉलो करते हैं, एंड आई डोंट थिंक एनीबडी फॉलोज दिस। सो इट इज़ द ग्लोबल इंटरेस्ट दैट काउंट्स एज मच एज द डोमेस्टिक। वो बोले सेम तरीके से दोनों की इंपॉर्टेंस है, आप चूज़ नहीं कर सकते, यू कैन नॉट चूज़ डोमेस्टिक इंटरेस्ट ओवर ग्लोबल इंटरेस्ट। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम दे सकते हैं रिफ्यूजी क्राइसिस का, कि जो दूसरी कंट्रीज़ के रिफ्यूजीज़ हैं, मान लो सीरिया के रिफ्यूजीज़ हैं, सो दे ऑल्सो हैव इक्वल वर्थ ऑफ देयर लाइफ एंड यू शुड प्रोवाइड देम शेल्टर। ठीक है, सो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, एंड दैट्स जस्टिफाइड ऑल्सो, बट सम पीपल से हमारा डोमेस्टिक इंटरेस्ट है, हमारी डेमोग्राफी चेंज होती है एंड दिस एंड दैट, बहुत इसके लिए भी बहुत ज़्यादा घंटे होते हैं। सो यू कैन नॉट जस्ट बी वेरी श्योर अबाउट दिस थिंग, बट ठीक है। सो दीज आर द अप्रोचेज। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इंटरनेशनल अफेयर्स में क्या इश्यूज आते हैं। हमें डायलेमा हमें ऑलरेडी पता है, नेशनल और ग्लोबल के बीच में चॉइस है, कौन सा आपको चाहिए। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल चूज़ नेशनल इंटरेस्ट। सो हमने क्या देखा है कि कंट्रीज़ जो है वो नेशनल इंटरेस्ट फॉलो करती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स लिखे हैं, डिस्कस करते हैं वन बाय वन एंड देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चल रहा है हमारे देश में, हमारे इंटरनेशनल लेवल पे एथिक्स को लेके क्या धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। सो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशंस की जब हम बात करते हैं, अब वेस्टर्न कंट्रीज़ क्या करती हैं कि वो दूसरी कंट्रीज़ में जो वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं या जो वॉर हिट कंट्रीज़ हैं या जो हंगर हिट कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वहाँ पे इंटरफेयर करती हैं और वो बोलती है कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट करेंगे, हम इनकी हेल्प करेंगे, हम इनको ग्रोथ देंगे एंड ऑल दैट crap they talk about. Apparently it seems that this is bona fide. ठीक है, अब यूएस बोले कि भाई हम लिबिया को हेल्प करेंगे, सीरिया को हेल्प करेंगे, तो सबको तो यही लगेगा ना कि यस इट्स अ बिग कंट्री, इट्स अ डेवलप्ड कंट्री, इट कैन डू सो, बट अल्टीमेटली उसके पीछे उनका मोटिव क्या है, दैट इज़ नॉट नोन। ठीक है, सो बहुत बार, इनफैक्ट मैक्सिमम टाइम्स 95% ऑफ टाइम दिस इज़ देयर दैट उनका जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस होता है। कहीं ना कहीं वो उस कंट्री में जाके अपना कोई ना कोई इन्फ्लुएंस बनाना चाहते हैं या कोई ना कोई अपना ऐसा टेरिटरी ले लेते हैं या कोई पोर्ट डेवलप कर देंगे। ठीक है, या कुछ मिसाइल सिस्टम लगा देंगे, कुछ ना कुछ ऐसा कर देंगे कि जहाँ से वो अपना कुछ बफर क्रिएट कर सके अपने दूसरे बिगर राइवल कंट्रीज़ के लिए। सो यूएस भी ऐसे करता है, चाइना भी ऐसे करता है। सो दिस इज़ व्हाट दे डू इन द नेम ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन। तो यहाँ पे आपका एथिकल इंटरनेशनल एथिक जो है वो क्वेश्चन में आ जाता है कि भाई आप एक्चुअली में कर क्या रहे हो। अब डिसआर्मामेंट की बात करें, यूएस हमेशा बोलता है भाई डिसआर्मामेंट कर लो, न्यूक्लियर जो है वेपन्स डिस्ट्रॉय कर दो, ये कर दो, वो कर दो, न्यूक्लियर आर्मामेंट को ख़त्म करो, रिजर्व्स को अपने ख़त्म कर दो। ठीक है, ईरान को बोलता रहता है, नॉर्थ कोरिया को बोलता रहता है, बट उसको खुद पता है कि यूएस इटसेल्फ हैज़ मैसिव रिजर्व्स। ठीक है, एंड एवरीबडी नोज अबाउट दिस थिंग। यूएस के पास कितना रिजर्व है न्यूक्लियर वेपन्स का, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, एवरीबडी नोज। सो यूएस सैंक्शंस ऑन ईरान इस चीज़ को क्वेश्चन करते हैं कि यू योरसेल्फ आर सो बिग एंड आपके पास इतने रिजर्व्स हैं, हाउ कैन यू क्वेश्चन अदर पीपल। ठीक है, सो डिसआर्मामेंट पे भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं। सिमिलरली हम लोग एनएसजी का मेंबर क्यों नहीं बन पा रहे, बिकॉज हमने एनपीटी वगैरह साइन नहीं की हुई है। ठीक है, सो यहाँ पे भी वही एथिकल चीज़ें आ जाती हैं कि आप हमें बोल रहे हो साइन करने को, लेकिन आपने खुद तो डेवलप किया हुआ है, अब हमारे डेवलप करने का टाइम है तो हमें क्यों साइन करवा रहे हो। आईपीआर की बात करते हैं, यानी कि इसका एक सेपरेट लेक्चर है, ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, 2020 का पार्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी, कि ये जो पेटेंट्स होते हैं, ट्रेड राइट्स होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं, ये क्या होता है कि आप अपनी कोई भी डिस्कवरी करिए या कोई भी चीज़ ऐसी है जिस पे आप ये आईपीआर ले लेते हो। ठीक है, सो देन उसका यूजेज जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से ये चीज़ दूसरी कंट्रीज़ को डिप्राइव कर देती है। कई बार क्या होता है, पुअर कंट्रीज़ अब वो अपनी टेक्नोलॉजी नहीं इतना बना पा रहे हैं, उनके पास मेडिसिन बनाने के लिए इतने फॉर्मूलाज नहीं है, ना
इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना उनके पास फंडिंग है, और आपने अगर बना लिया है तो आप उसको पेटेंट कर देते हो, ठीक है, अब वो खरीद नहीं पाते हैं। सो दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। इससे क्या होता है कि उनकी एक्सेसिबिलिटी कम हो जाती है टेक्नोलॉजी के लिए, लाइफ सेविंग ड्रग्स उनको नहीं मिल पाते हैं, या फिर मशीन्स उनको नहीं मिल पाती है अपनी फर्दर ग्रोथ के लिए, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। सो आईपीआर जो है वो कहने को वही है, ठीक है, हम अपना मेरिट वगैरह जो है वो सेव कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो नुकसान भी देता है, ठीक है। द नेक्स्ट इज ट्रेड नेगोशिएशंस। अब डब्ल्यूटीओ की बात करें, बहुत बार ये क्लेम्स आते हैं कि डब्ल्यूटीओ इज़ बायस्ड एंड दिस एंड दैट, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है वो हमेशा यही बोलती हैं कि नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को, हम उनको क्यों दे एक्स्ट्रा कंसेशन एंड ऑल दैट, ठीक है। वो कहीं ना कहीं अपनी ऑब्लिगेशन से हटते रहते हैं, वो दे डू नॉट कम फॉरवर्ड मच। अब दोहा राउंड जो है वो क्वेश्चन में हमेशा आता है, और इसमें क्या क्वेश्चन इन्वॉल्व है कि डेवलपिंग कंट्रीज को कंसेशन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, वो वाई डू दे आस्क फॉर हायर कंसेशंस, दे शुड नॉट बी प्रोवाइडेड एनी हायर कंसेशंस, ये ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज बोलती हैं, ठीक है। तो ये इश्यूज आते हैं ट्रेड नेगोशिएशन में। अब क्लाइमेट चेंज कई कंट्रीज़ जो ऑलरेडी इतनी वल्नरेबल है, जैसे कि स्मॉल आइलैंड्स होते हैं जो बिल्कुल सी लेवल पे होते हैं, ठीक है, सो उनको तो ऑलरेडी इतना फेस करना पड़ रहा है। इंडिया इज़ ऑल्सो फेसिंग, चाइना इज़ फेसिंग, एंड ऑल द कंट्रीज आर फेसिंग, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अब क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए आपको कार्बन एमिशंस कंट्रोल करने पड़ेंगे, ठीक है। अब जो कंट्रीज ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं, अब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं, दे डू नॉट प्रोवाइड फंड्स, दे डू नॉट डू व्हाट दे नीड टू डू, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सीबीडीआर का क्या कॉन्सेप्ट है कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बट डिफरेंशिएटेड है, ठीक है। जिसने ज़्यादा एमिट किया, जिसने ज़्यादा पॉल्यूट किया, उसको ज़्यादा काम करना चाहिए। दैन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, अब डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करती रहती हैं, और जो हायर टेक्नोलॉजी है वो अपने पास रखते हैं। फंडिंग अरेंजमेंट्स, फंडिंग देने को तैयार नहीं है डेवलप्ड कंट्रीज़, ठीक है, चाहे उन्होंने कितना मर्जी पॉल्यूट कर रखा हो। सो दीज आर द इशूज़ विच कीप कमिंग जब हम भी क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। अब ग्लोबल कॉमन्स की बात हो गई, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की ओनरशिप में नहीं है, ठीक है, जैसे अंटार्कटिका हो गया, या सीज़ हो गए, ठीक है, जो ओवरऑल बिग सीज़ होते हैं या हाई सीज़ बोलते हैं जिनको, ठीक है। तो वहाँ पे कैसे चीज़ें करी जानी चाहिए, ठीक है। कुछ कंट्रीज ज़्यादा अपना क्लेम लगाती हैं, वहाँ पर स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है उन चीज़ों की, वहाँ बहुत रिसोर्सेज हैं, ठीक है, कमर्शियल यूज़ कैसे होना चाहिए कैसे नहीं। देन ये जो इंस्टीट्यूशंस है यूएन क्लोज इनका क्या क्रेडिबिलिटी है, इनका क्या रोल है। सो इस सब चीज़ों पे हमेशा क्वेश्चन उठते रहते हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग अब किसने करी है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कैसे उसको कम किया जाएगा, इस पे क्वेश्चन उठते रहते हैं, ठीक है। अंटार्कटिका, उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है जबकि वो ग्लोबल कॉमन है, कई लोग इस चीज़ पे क्वेश्चन करते हैं बट कुछ सुनवाई नहीं है। देन आउटर स्पेस पे भी बहुत स्पेस वॉर करके हमने सुना हुआ है, ठीक है, वहाँ पे भी बहुत इश्यूज होते रहते हैं। कोई कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा वहाँ पे जंक क्रिएट कर रही हैं, डेब्री बोलते हैं जिसको, ठीक है, स्पेस डेब्री, और कोई कंट्रीज़ अपनी पहली सेटेलाइट भी नहीं लॉन्च कर पाए हैं। सो दीज आर द इश्यूज़ विच कीप कमिंग, और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ड्रामे हैं, ठीक है। फंडिंग की तो हमेशा बात करते ही हैं कि फंडिंग जो इश्यूज़ हैं वो कैसे सॉल्व किए जाने चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ इन्वॉल्व है। तो ये अब इसको अलग से पूरा डिस्कस करते हैं कि फंडिंग में क्या प्रॉब्लम्स है, बिकॉज दिस इन इट सेल्फ इज़ अ बिगर इशू। क्या इश्यूज़ हैं इंटरनेशनल फंडिंग में, ठीक है, देखते हैं कि अब इक्विटी बेस्ड डेवलपमेंट क्या होता है। इक्विटी बेस्ड डेवलपमेंट करके एक कॉन्सेप्ट है जी कि सबको जो है वो इक्वल लेवल पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, एवरीबडी शुड ग्रो टू देयर ह्यूमन पोटेंशियल। एंड जो भी बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं कि जो कंट्रीज़ के पास पैसा नहीं है, जो कुछ भी नहीं है, उनको हेल्प कैसे करना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम UN SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं। देन ट्राइबल डेवलपमेंट कैसे करनी है डिफरेंट कंट्रीज़ में, उसके प्रोजेक्ट्स होते हैं। देन साहेल रीजन डेवलपमेंट, अब साहेल रीजन कहाँ पे है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है, और उसकी डेवलपमेंट की बात क्यों कर रहे हैं। तो दिस इज़ अ पुअर रीजन, ये तो हमें समझ में आ ही रहा है, पर कहाँ है बताइए, ठीक है। सो ये सब मैकेनिज़म्स हैं, ये सब चीज़ें हैं जो इश्यूज़ हैं इंटरनेशनल फंडिंग की, जहाँ पे हम बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि अब क्या कैसे फंडिंग करनी है। जब भी फंडिंग की बात होती है तो सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं, जो भी पैसा देते हैं, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशंस हो या बैंक हो, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड बैंक, IMF, या कोई कंट्री प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, तो कहीं
बहुत सारी उसमें इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा कम से कम पैसा लगे, ठीक है, लो कॉस्ट फंडिंग की वो बात करते हैं, एंड दे वांट कि उनका फर्दर जो उनको रिटर्न आना है वो बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। सो अब उसमें इश्यूज क्या आ जाते हैं? कंडीशनैलिटी, सबसे पहला जो इशू है वो कंडीशनैलिटी। दैट मीन्स कि कोई पैसा दे रहे हैं तो वो 100 तरीके की कंडीशन लगा देगा कि भाई हम पैसा दे रहे हैं तो आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ठीक है, और अदरवाइज हम पैसा नहीं देंगे। अब हम इंडिया की बात करें, 1991 में इतना गंदा क्राइसिस हो गया था, हमारे पास बैलेंस ऑफ ट्रेड जो था बहुत डेफिसिट था, फिजिकल डेफिसिट ऑलमोस्ट 40-50% के अराउंड पहुँच गया था, ठीक है। सो इतना ज़्यादा इशू हो गया था, उसको कैसे सॉल्व करते? हमें जाना पड़ा आईएमएफ के पास। अब आईएमएफ वाले बोलते हैं ठीक है भाई हम पैसा दे देंगे, लेकिन हमारी ये कंडीशंस है। कंडीशंस क्या होते हैं? आईएमएफ ने बोला कि ठीक है, आपकी जिस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, आपको फाइनेंशियल एड मांगनी पड़ी है, वो चीज़ें आप हटा दो, आप अपनी कंट्री को लिबरलाइज करो, प्राइवेटाइज करो, तभी आप पैसा देने के काबिल बन पाओगे। आप रीपे कैसे करोगे लोन को, ठीक है। सो उनका ये कंडीशन रहता है कि दे हैव टू फॉलो सर्टेन आईएमएफ बेस्ड कंडीशंस, कि आईएमएफ का पैसा जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं उनको रीपे करने का मैकेनिज्म वो सेट कर देते हैं, ठीक है। तो दे न्यू कि इंडिया जो है वो बिल्कुल एक क्लोज्ड कंट्री है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं है, तो दे आस्क्ड फॉर एलपीजी रिफॉर्म्स, एंड दैट इज़ वाई इंडिया को एलपीजी रिफॉर्म्स करने पड़े। और इसी तरीके से हम चाइना की बात करते हैं। ये तो हो गई आईएमएफ की बात, ठीक है। चाइना ने क्या बोला? हम्बनटोटा पोर्ट जो है उनका श्रीलंका का, वहाँ पे ले लिया। एक तो ले लिया, उनका अपना फ़ायदा था कि उनको टेरिटरी मिल गई, ठीक है, इंडिया के पास, राइवल है इंडिया का चाइना। और श्रीलंका को जो डेट ट्रैप में भी डाल दिया, ठीक है। अब श्रीलंका को पैसा चाहिए था, वो ऑलरेडी लोन ले चुके थे चाइना से, उनको पे करने के लिए कुछ मिल नहीं रहा, और चाइना ने फ़ायदा उठाया और चाइना ने हम्बनटोटा पोर्ट को जो है ले लिया, ठीक है। और 99 ईयर्स के लिए लिया है, विच इज़ सच अ बिग टाइम पीरियड। इसमें तो पता नहीं क्या क्या कर लेगी चाइना, ठीक है। सो पूरा हम्बनटोटा पोर्ट जो अब उनके चाइना की टेरिटरी है, दे आर द ओनर्स। इसमें क्या इशू इन्वॉल्व है कि लोकल सॉवरेंटी इन्फ्रिंज होती है डेफिनेटली। अब चाइना अगर वहाँ पे रहेगा तो इससे श्रीलंका की सॉवरेंटी हमेशा कहीं ना कहीं इन्फ्रिंज होती रहेगी, ठीक है। उसको पता चलता रहेगा क्या कैसे हो रहा है वहाँ पे। एंड ऑल्सो जो सोसाइटल डाइवर्सिटी है लोकल लेवल पे, वो सब जो है इग्नोर की जाती है, ठीक है। चाइना जो है वो यही चाइनीज़ लेबल लगाएंगे वहाँ पे और चाइनीज़ जॉब्स क्रिएट करेंगे, या जो भी है, दे वट एवर दे विल डू फॉर देयर ओन बेनिफिट, ठीक है। चाहे अगर श्रीलंका को थोड़ा बहुत बेनिफिट हो भी जाए, बट लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ चाइना का बेनिफिट है, और श्रीलंका ने कहीं ना कहीं अपनी टेरिटरी खो दी, ठीक है। तो लोकल इश्यूज़ जो है या लोकल इंटरेस्ट है वो इग्नोर हो जाता है। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। ये एक बहुत ही ट्रेंडी टर्म है, हमेशा न्यूज़ में रहता है। तो इसको लेके क्या इश्यूज़ है? अब CSR जो है वो एक मैंडेटरी चीज़ है इंडिया में, ठीक है। इंडिया में बोला हुआ है कि जो भी कुछ कंडीशंस है कि अगर इतने % से ज़्यादा आपका प्रॉफिट है या टर्नओवर है वटेवर, तो आपको 2% CSR देना ही देना पड़ेगा, मैंडेटरी है, ठीक है। सो सारी बिजनेसेस को, सारी कंपनीज़ को दे हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये एथिकल तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि आप अगर सोसाइटी से इतना कुछ ले रहे हो तो यू शुड ऑल्सो डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, सो यू हैव टू बिहेव इन एन एथिकल मैनर। लेकिन अब कंपनीज क्या बोलती है, भाई CSR एक हिडन टैक्स है, ऑलरेडी इतना पैसा हमसे लेते हैं टैक्स के फॉर्म में, 2% और दो, ठीक है। सो दे ट्रीट CSR एज एन हिडन टैक्स। अब इंडिया में लीगल सैंक्शन है इसके अंदर, वो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। कंपनीज एक्ट के अंदर इट इज़ मैंडेटरी कि आपको CSR देना ही पड़ेगा। बाकी कंट्रीज़ में इट इज़ स्टिल वॉलंटियर कि भाई ठीक है, अगर आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना है तो आप CSR के अंदर कर सकते हो। तो दीज आर द इश्यूज इन्वॉल्व। अब मेडिकल फंडिंग की बात करें, ठीक है, एक तो पहले पैसा होता नहीं, और पैसा होता भी है तो एक्सप्लॉयटेशन होता है पुअर पीपल का, ठीक है। जब भी कोई भी क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं तो आपने देखा ही होगा हमेशा अफ्रीकन पे क्यों किया जाता है, क्योंकि वहाँ के लोगों को थोड़ा सा पैसा दे देंगे एंड दे विल ट्रीट, दे विल टेस्ट मेडिसिन ऑन देम। जो चीज़ें आप रैट्स वगैरह पे टेस्ट करते हो, एनिमल टेस्टिंग करते हो, फिर आपको लोगों पर टेस्ट करने के लिए आप अफ्रीका जाते हो, ठीक है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसकंडक्ट होता है और कंसेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। उनको कुछ खुल के बताया नहीं जाता, ना उनसे पूछा जाता, येस नो कुछ नहीं लिया जाता, और उनका सारा इश्यूज़ जो है वो इग्नोर किए जाते हैं, ठीक है। सो अफ्रीका इज़ ए वल्नरेबल कंट्री, ठीक है। वहाँ पे बहुत पुअर पीपल हैं एंड दैट इज़ वाई उसको एक्सप्लॉइट भी किया जाता है और एथिकल मिसकंडक्ट किया जाता है। ऑब्वियसली व्हेन यू विल नॉट गिव वैल्यू टू ह्यूमन लाइफ, यू आर नॉट बिहेविंग इथिकली, ठीक है। सो वहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स करना मतलब रॉन्ग ऑन योर पार्ट। अगर आपको करना है आप अपनी कंट्री में कर लो, वाई टू एक्सप्लॉइट अफ्रीकन पीपल, ठीक है। सो दैट इज़ वन इशू। देन इंटरनेशनल NGOs का क्या प्रॉब्लम है?
अब ये क्या है, ये होती है भाई बाहर के ऑर्गेनाइजेशन से पैसा ले लेते हैं, उनके इंडिपेंडेंस पे फिर क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, उनकी लेजिटिमेसी पे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, बिकॉज उनको करना क्या चाहिए आइडियली कि इंटरनेशनल एनजीओ जो लोकल एनजीओ के साथ मिलके काम करें, ठीक है। बट अब क्या है, वो फंड्स बाहर से ले रहे हैं, डेवलप्ड कंट्रीज से ले रहे हैं। मान लो कोई यहाँ पे इंटरनेशनल एनजीओ काम कर रही है, ठीक है, उसको फंडिंग आ रही है यूएस से या पाकिस्तान से या कहीं से। अब कहीं ना कहीं उनकी इंडिपेंडेंस पे तो हमें डाउट रहेगा ना कि जो उनको पैसा दे रहा है वो तो उन्हीं का इंटरेस्ट फॉलो करेंगे, ठीक है। सो जो इश्यूज उनको क्रिएट करवाने हैं, ठीक है, वो वही इश्यूज यहाँ पर उठाएंगे ताकि यूएस और पाकिस्तान या जो भी कोई भी कंट्री है वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। तो इसलिए उनकी इंटेग्रिटी पे हमेशा डाउट होता है। सो दैट इज़ वन थिंग विच इज़ ऑल्सो ethically doubtful with respect to international NGOs. So that's all about the international issues and जो कि प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। दिस इज़ आई गेस द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस होल सीरीज, दिस एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक, ठीक है। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? गवर्नेंस, एथिकल गवर्नेंस, इस सब के बारे में हम बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज नथिंग बट व्हेन यू टॉक अबाउट गवर्नेंस इन दी कॉर्पोरेट वर्ल्ड, यानी कि कंपनीज में बात करते हो, ठीक है। कंपनीज में कैसे गवर्नेंस की जाती है? जो भी वहाँ पे आप प्रोसीजर्स और पॉलिसीज एंड ये सब फॉलो कर रहे हो, सो देयर शुड बी सम सिस्टम, ठीक है। ऑल द सिस्टम्स एंड प्रोसेस एंड प्रिंसिपल्स जिससे कंपनी गवर्न की जाती है, मतलब कंपनी आप चला कैसे रहे हो, कुछ ना कुछ तो आपका फ्रेमवर्क होगा ना वहाँ पे। देयर शुड बी सम सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, समथिंग दैट इज़ गवर्निंग योर कंपनी, सो दैट इज़ कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। अब उसको बेटर बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो की जाती हैं। देखते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब कि क्यों कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करिए, क्यों आपको आपके स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचना है, जो भी कंपनी से रिलेटेड है उनको उनके बेस्ट इंटरेस्ट को क्यों फॉलो करना है, ठीक है। बिकॉज क्या है कि एक प्रॉपरली अगर आपका स्ट्रक्चर्ड बोर्ड होगा, ठीक है, जो कि आपके डिसीजंस ले पा रहा है इंडिपेंडेंट तरीके से विदाउट एनी बायस, ठीक है, कोई भी इनसाइडर ट्रेड नहीं हो रहा है और ऑब्जेक्टिव डिसीजंस लिए जा रहे हैं, तब आप ये कह सकते हो कि ठीक है आपकी कंपनी में जो है गवर्नेंस जो है वो अच्छे से हो रही है, ठीक है। सो वन थिंग इज दिस देन इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स, आपके शेयर होल्डर्स को इक्वल ट्रीटमेंट मिल रही है। ऐसे नहीं कि कुछ लार्ज शेयर होल्डर्स हैं और कुछ मिडिल शेयर होल्डर्स हैं तो उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, इक्वल लेवल पर नहीं उनको प्रेफरेंस दी जा रही है। इंटेग्रिटी एंड एथिकल बिहेवियर, ये बहुत कॉमन वर्ड्स हैं कि आपका बिहेवियर एथिकल है अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेंटेन हो रही है। ये एक जीएस का भी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको आंसर कर सकते हो, ऑल्दो वेरी जनरलाइज्ड, बट आपको आना चाहिए क्या पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे मिटिगेट कर रहे हो, सबका इंटरेस्ट कैसे फॉलो हो रहा है, ठीक है, दैट ऑल्सो इज इंश्योर्ड बाय कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देन पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कुछ कंपनीज़ की, स्टैट्यूटरी एंड लीगल कंप्लाइंसेज आपको करने हैं। एंड हाउ डू यू रिस्पेक्ट फॉर द स्टेट, जो भी आपकी पॉलिसीज है, जो भी कंपनी आपकी काम कर रही है वो ओवरऑल शुड बी इन लाइन विद द पॉलिसीज ऑफ द स्टेट, ठीक है। गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप कभी भी नहीं जा सकते। तो दीज आर द थिंग्स विच आर एक्चुअली डन टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। की कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात आप तभी करते हैं बिकॉज आपको ये सब चीज़ें इंश्योर करनी है। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कुछ हर कंपनी की, ठीक है। CSR की हमने ऑलरेडी बात करी है, तो वो मेंटेन रहती है अगर आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस को पार्ट बनाते हो अपनी कंपनी का, बिकॉज यू एक्चुअली थिंक अबाउट द लार्जर कम्युनिटी। दैन इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके जो फंड्स हैं वो आप सही तरीके से यूज़ कर रहे हो, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हो, एंड ऑल्सो यू आर नॉट डिस्टॉर्टिंग द कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, ठीक है, कॉम्पिटिटिव मार्केट्स को फॉलो कर रहे हो। तो दीज आर द थिंग्स विच कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योर्स, ठीक है। तो ये उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के? हाउ डू यू मेक श्योर दैट कि आपकी कंपनी का जो गवर्नेंस है दैट इज़ गुड, ठीक है। बोर्ड सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है, जो चला रहा है कंपनी को, उसके रोल एंड पावर सब कुछ डिफाइन होना चाहिए, सब क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए। आपका बोर्ड इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए, इंडक्शन वगैरह उनके प्रॉपरली होना चाहिए। बोर्ड मीटिंग्स कितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हैं, ठीक है, और कितनी उसमें कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये नहीं है कि बस गए मीटिंग करी, चाय पानी पिया एंड वापस आ गए। नो, हाउ दोज बोर्ड मीटिंग्स आर हैपनिंग, ठीक है। अपॉइंटमेंट कैसे हो रही है, कितना आप मेरिट को ले रहे हो या फिर कितना आप बायस्ड अपॉइंटमेंट कर रहे हो, नेपोटिज्म कर रहे हो, ठीक है। वो स्किल्स आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उनकी क्या स्किल्स हैं। सो दीज ऑल थिंग्स मैटर। ये एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट होते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। एक तो हो गया बोर्ड जो ओनर्स है, शेयर होल्डर्स हैं जो भी है, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट।
आपकी मैनेजमेंट कैसे हो रही है, कोड ऑफ कंडक्ट तो यही मैनेजमेंट ही देखेगी ना कि क्या प्रोसीजर पॉलिसीज एक्चुअली में इम्प्लीमेंट, स्ट्रैटेजी आप क्या बना रहे हो अपने बिजनेस की, देन ऑब्लिगेशंस आप अपनी फुलफिल कर रहे हो नहीं कर रहे हो, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशंस रिपोर्टिंग, जो भी आपकी रिपोर्टिंग है, जो आपकी फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स फॉलो हो रहे हैं वो प्रॉपरली हो रही है नहीं हो रही, ऑडिट का क्या सीन है, ऑडिट हो रहा है, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, एवरीथिंग, एंड रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जा रहा है, ठीक है। सो इससे ये सब चीज़ें डिसाइड करेंगी कि आपकी गवर्नेंस गुड है या नहीं है। कंट्रोल मैकेनिज्म्स, कंट्रोल कैसे आप करोगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे, ठीक है। इंटरनल, तो ये इंटरनल कैसे करो कि आप मॉनिटर करते रहो सब चीज़ें, बोर्ड मॉनिटरिंग हो रही है, ठीक है। देन ऑडिट हो रहा है, परफॉर्मेंस बेस्ड रेम्यूनरेशन है कि जिसकी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है उसको हायर रेम्यूनरेशन मिलेगा। इससे क्या होगा कि लोगों के अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आती है, दे टेंड टू डू मोर एंड मोर वर्क मोर एफिशिएंटली, ठीक है। मॉनिटरिंग बाय लार्ज शेयर होल्डर, जिनका ज़्यादा स्टेक है कंपनी के अंदर, वो देखते रहें, बीच बीच में सुपरवाइज करते रहें कि कोई चीज़ गलत तो नहीं जा रही। बैंक्स वगैरह मॉनिटर करते रहे जिन्होंने लोन दे रखा है, ठीक है। देन सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, ऐसे नहीं कि सब काम एक ही बंदा कर रहा है। सो दैट इज़ हाउ यू मेंटेन द इंटरनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और एक्सटर्नल में वही है कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस, ठीक है, कि आपको स्टेटमेंट देना है कि हाउ आर यू परफॉर्मिंग एंड हाउ आर योर पीयर्स परफॉर्मिंग, ठीक है। मान लो पेप्सी है और कोका कोला है, तो ऐसे नहीं है कि बस आपने अपनी रिपोर्ट निकाल दी हो गया काम, आपको ये भी बताना है कि हमने ये किया एंड कंपैरेटिवली उनकी रिपोर्ट के हिसाब से उनके इतने प्रॉफिट्स हुए, तो वेयर आर वी लैकिंग, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। कॉम्पिटिशन और परफॉर्मेंस स्टेटमेंट्स होने चाहिए। देन गवर्नमेंट रेगुलेशंस को आप फॉलो कर रहे हो, लेबर मार्केट, लेबर लॉज को आप फॉलो कर रहे हो। देन मीडिया प्रेशर क्या है आपकी प्रोडक्ट पे या आपकी कंपनी पे, ठीक है। एंड टेक ओवर्स वगैरह को आप कैसे मैनेज कर रहे हो, कितना स्टेक आपको देना है, कितना नहीं देना है। सो दीज थिंग्स एंश्योर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन मेंशन इन योर आंसर। द नेक्स्ट इज पब्लिक एंटरप्राइजेस में कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेनली तो यही पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन में, तो कहीं मोर और लेस दे आस्क यू अबाउट पब्लिक रिलेटेड थिंग्स, ठीक है। पब्लिक सेक्टर और पब्लिक सर्वेंट एंड ये सब पब्लिक एंटरप्राइजेस। सो हाउ डू यू मैनेज कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन दैट। सो पब्लिक सेक्टर में ये सब चीज़ें बहुत ही न्यू है, ठीक है, पहले ऐसा कुछ नहीं होता था यहाँ पे। लेकिन अब पब्लिक सेक्टर कंपनीज भी बहुत हैं और इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट रोल प्ले किया है पब्लिक सेक्टर ने, ठीक है। रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी एंड एवरीथिंग। और 1991 से पहले की बात करें तो बहुत सारा मेजरली सब कुछ ही पब्लिक के अंदर था, ठीक है। पब्लिक एज इन पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट के अंदर था। तभी लोग बहुत पागल थे गवर्नमेंट जॉब के लिए और इसलिए आज भी पागल है, वो हैंगओवर अभी तक गया नहीं है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट मेक्स पब्लिक सेक्टर इम्पॉर्टेंट। लेकिन हमेशा से क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने अपना प्रोटेक्शनिज्म दिखाया है और गवर्नमेंट हमेशा अपना रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी पावर्स यूज़ करती है, चाहे पब्लिक सेक्टर का कोई भी मैनेजर हो या कोई भी बोर्ड हो, लेकिन गवर्नमेंट बीच में इंटरफेयर करती रहती है। और कोई भी मार्केट में ऐसी चीज़ें अगर हो रही हैं जो पब्लिक सेक्टर के अगेंस्ट जा रही है, मतलब कोई ऐसा सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट ऑलरेडी काम कर रही है लेकिन कोई प्राइवेट सेक्टर उसमें ज़्यादा ऊपर आ रहा है, तो दे विल इंटरफेयर एंड दे विल टेक केयर कि गवर्नमेंट की जो मोनोपोली है वो बनी रहे और वॉलेटिलिटी ना आ जाए, मार्केट में कंपटीशन बना रहे, ठीक है। सो ये 1991 से पहले मेनली हुआ करता था जब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती थी। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसी इश्यूज आने लगे कि गवर्नमेंट जो है वो अपने इंटरफेरेंस की वजह से प्राइवेट सेक्टर को ऊपर नहीं आने दे रही, ठीक है। क्योंकि अगर किसी सेक्टर में गवर्नमेंट की मोनोपोली है तो गवर्नमेंट तो यही चाहेगी ना कि हमारी मोनोपोली बनी रहे, ठीक है। सो इससे मार्केट कंपटीशन जो है वो डिस्टॉर्ट होने लगा क्योंकि प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स जो है वो गवर्नमेंट यूज़ करती थी। ये इश्यूज थे। देन और क्या फर्दर चैलेंजेस थे देखते हैं। पब्लिक एंटरप्राइजेज में ये सब चीज़ें बहुत ही नई हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ऑल, ये पहले नहीं था, ठीक है। देन एक ये चैलेंज बना हुआ है क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ये सिस्टम, ठीक है। अब प्राइवेट में तो सब चीज़ें मैनेज होती हैं, सब कुछ क्लियरली डिफाइंड होती हैं, सारे प्रोसीजर्स है। गवर्नमेंट में ऐसा कुछ होता नहीं है। मेनली कॉम्प्लेक्सिटी क्यों होती है क्योंकि क्वेश्चंस क्या होते हैं, गवर्नमेंट अपनी मोनोपोली तो मेंटेन करेगी, अब वो मोनोपोली कैसे छोड़ दे, ठीक है, कैसे आप वो मेरिट को आने दे। और फिर अगर मोनोपोली नहीं छोड़ेगी तो मार्केट की कंपटीशन जो है वो डिस्टॉर्ट होती ही रहेगी। ओनरशिप कंसर्न्स आ जाते हैं कि और कंसंट्रेशन भी, मेनली सारा का सारा स्टेक एक ही बंदे के पास है, स्टेट के पास है, ठीक है। तो उस प्राइवेट में तो क्या होता है, स्टेक होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, डिस्टॉर्टेड रहती एज इन डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है ओनरशिप। लेकिन यहाँ पे एक ही जगह पे रेगुलेशंस इतने होते हैं, ठीक है। देन रीडिस्ट्रीब्यूशन वगैरह ये सब कॉम्प्लेक्स बना देती हैं चीज़ों को, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है।
वीक ओनर्स, अब गवर्नमेंट खुद तो काम करती नहीं है, ठीक है, स्टेट जो है वो ओनर तो बन के बैठे हैं लेकिन वो काम करवाते हैं इंस्टीट्यूशंस वगैरह से। सो कंपनी, प्राइवेट कंपनी में क्या होता है कि जो ओनर्स होते हैं उनको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, दे हैव एन ओवरसाइट ओवर व्हाट इज़ हैपनिंग इन द कंपनी, वो की रोल प्ले करते हैं। लेकिन पब्लिक एंटरप्राइजेस में क्या है कि स्टेट अपना ओनरशिप जो है वो किसी न किसी वीक इंस्टीट्यूशन के थ्रू एक्सरसाइज करता है कि ठीक है, मतलब स्टेक तो गवर्नमेंट का है लेकिन देख कोई और रहा है। अब जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ज़्यादा अच्छे से काम करते नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है, कुछ मर्जी होता रहे, पैसा आ रहा है, दैट्स इनफ। सो दैट्स हाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल। देन ओपेक सिस्टम बहुत है। ओपेक का मतलब है कि ये ट्रांसपेरेंसी का बिल्कुल उल्टा होता है, ऑपोजिट होता है कि बिल्कुल भी काम कैसे चल रहा है किसी को नहीं पता, ठीक है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, कौन सी फाइल कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, कब तक वापस आएगी, सारे रेड टेपिज्म, ये सिस्टम बहुत ही ओपेक है, ठीक है, लो लेवल्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर वगैरह बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें अगर प्रेजेंट रहेगी तो आप कैसे इंश्योर करोगे कि भाई आपका सिस्टम और पॉलिसीज और प्रोसीजर्स जो है वो अच्छे से मैनेज रहे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपका गुड रहे। सो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अनप्रोफेशनल, ये सबको ही पता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं होते, दे आर सो अनप्रोफेशनल एंड दे वर्क इन अ वेरी लूज मैनर, ठीक है। सो दीज आर द इशूज़ विच plague the government companies, you can say PSUs or public sector companies, to apply corporate governance in their arena, ठीक है। सो ये इश्यूज आप मेंशन कर सकते हो, चाहे तो ये 4 हेड यूज़ कर सकते हो या इसको फर्दर बाइफरकेट करके 2-3 एक्स्ट्रा इश्यूज भी बना सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ethics in public administration and the various issues which we have studied so far, and with this we complete the whole unit। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट, दैट इज़ probity in governance, ठीक है। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, एंड इफ यू लाइक द लेक्चर प्लीज हिट लाइक, इफ यू have any issues please put them in comment box। Bye bye, thank you।